जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि साथियों आज 31 दिसंबर है और आज 2025 का आज लास्ट डे है। तो अपने आने वाले डे को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करिए। जो बीत गया है उसको भूलने की कोशिश करिए, वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। कहते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए साल में लिखेंगे नई कामयाब कहानी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आगामी आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं उसमें आपको देखने के लिए जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। जितने भी साथी नए हैं चैनल पे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों में जरूर शेयर करेंगे, जिससे आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथियों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। क्रिकेट में बेल्स की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेल्स इन क्रिकेट? 9 इंच, 11 इंच, 4 इंच या फिर 7 इंच? तो साथियों मैं बता दूं आपको कि क्रिकेट में जो बेल्स की लंबाई होती है ये कुल होती है 11 इंच होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 इंच, राइट आंसर। ईच जो बेल्स होती है उसकी अगर इंच में पूछ लिया जाए तो कितनी होती है? 4.31 इंचेज होती है। और टोटल की बात हो जाए तो 11.95 सेंटीमीटर, सॉरी 10.95 सेंटीमीटर इसकी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड? जिनेवा, लिप्जिग, न्यू दिल्ली या फिर दुबई में? तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला ये स्थापित की गई थी, यह लिप्जिग में स्थापित की गई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ लर्निंग के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सेल्फ लर्निंग? टास्क मेथड, लेक्चर मेथड, होल पार्ट होल मेथड या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड? यहाँ पे बात हो रही है किसकी? तो सेल्फ लर्निंग की बात हो रही है। सेल्फ लर्निंग के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है ये होता है साथियों ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय हु? कोहलर के द्वारा, कोपका के द्वारा, कोहेलबर्ग के द्वारा या कर्ट लेविन के द्वारा? तो यहाँ पे नैतिक सिद्धांत किस नैतिक विकास की बात हो रही है, मोरल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो किसके द्वारा ये दिया गया है साथियों? कमेंट करें एक बार आप सभी लोग अपने अपने आंसर। तो साथियों नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे लॉरेंस कोहेलबर्ग। कौन थे? लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा ये दी गई। इन्होंने क्या बोलते हैं, जीन पियाजे के काम से प्रेरणा लेकर के इसको डेवलप किया और नैतिक विकास के क्या बोलते हैं 3 स्तरों पे इन्होंने काम किया, जो क्या पूर्ण परंपरागत, पारंपरिक और उत्तर परंपरागत। ठीक ना? तो इन्होंने इस पे काम किया था कोहेलबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भावना किस रूप में परिभाषित की गई है? एन इमोशन इज डिफाइंड एज इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर टेंशन। ठीक ना? एक भावना जो है इमोशंस ये किस किस रूप में परिभाषित की जाती है? सबके पास एक भावना होती है, आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास है। यूरी वन, इस वर्ल्ड में जितने लोग हैं सबके पास एक ना एक इमोशंस है, चाहे वो गुस्से का हो, प्यार का हो, एक दूसरे से कोई काम करवाने का तरीका हो, जो भी हो, सबके पास एक ना एक इमोशंस है और बिना इमोशंस के कोई काम नहीं हो सकता है, ये श्योर है। आप चाहे किसी से कैसे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ये सबके पास एक भावना है। तो ये जो इमोशंस की एक भावना परिभाषित की गई है, इमोशंस के रूप में ही परिभाषित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा अक्ष सजिटल और क्षैतिज तलों के प्रतिच्छेदन से बना है?
विच एक्सिस इज द फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द सेजिटल एंड हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, तो फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस, किसके साथ? सेजिटल और क्षैतिज। ठीक है, हॉरिजेंटल और शैक्षिक की बात यहाँ पे हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रंटल एक्सिस इज ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंडल में समूहित मांसपेशी फाइबर को क्या कहते हैं? ठीक है, वेयर इज द मसल्स फाइबर ग्रुप्ड इनटू ए बंडल कॉल्ड? फासिकुली, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम या फिर एंडोमाइसियम। तो एक जो बंडल की बात हो रही है, उस मांसपेशी समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फेसिकुली कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका फेसिकुली इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फुटबॉल की पुरुषों की सीनियर नेशनल चैंपियनशिप क्या कहलाती है? व्हाट इज द मेंस सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ऑफ फुटबॉल कॉल्ड? डूरंड कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी या फिर डेविस कप। ठीक है, तो पुरुषों की जो फुटबॉल की पुरुषों की जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप होती है, इसको कहा जाता है संतोष ट्रॉफी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में प्रतिस्थापन के लिए खिलाड़ियों को अधिकतम कितना समय आवंटित किया जाता है? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलॉटेड टू प्लेयर्स फॉर सब्स्टिट्यूशन इन बास्केटबॉल? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड। तो बास्केटबॉल में जो सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, प्रतिस्थापन की, तो कितने खिलाड़ियों का अधिकतम उनको टाइम दिया जाता है चेंज करने के लिए? तो इनके लिए जो कुल सब्स्टिट्यूशन का टाइम होता है ये 30 सेकेंड होता है। कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे कि कितने बास्केटबॉल में सब्स्टिट्यूशन होते हैं, कितने प्लेयर का सब्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह कितनी विकृति होती है, जांचने का उपाय कौन सा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, हाउ डिफॉर्मेट is an object when a force is applied to it? What is the way to check? Turbulence, torque, flexibility या फिर elasticity। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह कितनी विकृति होती है, ये जांचने का क्या उसका उपाय हो सकता है? तो इसको कहा जाता है इलास्टिसिटी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, केंटकी डर्बी में दौड़ने वाले घोड़ों की उम्र कितनी होती है? हाउ ओल्ड शुड द हॉर्स दैट रन इन द केंटकी डर्बी बी? 1 साल पुराना, 1 ईयर ओल्ड, 2 ईयर ओल्ड, 3 ईयर ओल्ड या फिर 4 ईयर ओल्ड। तो केंटकी डर्बी दौड़ में, ठीक है, जो हॉर्सेज होते हैं, घोड़े होते हैं, उनकी जो आयु होती है वो लगभग 3 साल पुराने होने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप अगर सर्च करेंगे तो फिर आपको मतलब क्वेश्चन में कई सारे भी मिल सकते हैं, 5 साल भी पुराने मिल सकते हैं और 10 से 18 साल के भी पुराने, उनको घोड़ों को दौड़ने के लिए उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जो मेन रूप से पूछा गया है वो लगभग 3 साल कम से कम पुराने होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कलात्मक जिम्नास्टिक में पामेल हार्स पर पामेल की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ पामेल ऑन द पामेल हॉर्स इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक? 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होती है उसमें पामेल हार्स की उसकी हाइट पूछी जा रही है, तो ये कितनी होती है? तो पामेल हार्स की जो कुल हाइट होती है ये लगभग 12 सेंटीमीटर होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब देख लीजिए, जो हाइट होती है 115 सेंटीमीटर, पामेल हार्स की हाइट कितनी होती है? ये 12 सेंटीमीटर। और
डिस्टेंस बिटवीन कितना होता है, तो 40 से 45 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? वह कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो यूनिवर्सल रिसेप्टर की यहाँ पे बात हो रही है? विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रिसेप्टर? ए, बी, ए बी या फिर ओ? तो यूनिवर्सल जो रिसेप्टर होता है वो ए और बी होता है, इसको रिसेप्टर कहा जाता है। ओ निगेटिव को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, इसको डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि हमारे रक्त और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है? विच ग्लैंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर ब्लड एंड बोन्स? पिनियल, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या फिर एंडिनल ग्लैंड? तो वह कौन सी ग्रंथि जो हमारे रक्त और हड्डियों को कैल्शियम की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो ये करती है साथियों पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये हमारे कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को यह कंट्रोल करती है। न्यू क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 3, 5, 8 या फिर 10? तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर में वो कुल 3 पाई जाती हैं। अब वो 3 कौन कौन सी होती हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये कुल 3 होती है। ठीक है, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड कुल कितनी होती हैं? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी रोग किसके कारण होते हैं? व्हाट काज कम्युनिकेबल डिजीज? बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी के द्वारा, वायरस के द्वारा या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा भी होते हैं, फंगस के द्वारा भी होते हैं और वायरस के द्वारा भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, कार्योकाइनेसिस किससे संबंधित है? व्हाट इज द कार्योकाइनेसिस रिलेटेड टू? ब्लड क्लॉटिंग, सेल डिवीजन, रिकवरी या फिर यूरिन से? तो कार्योकाइनेसिस जो ये संबंधित होता है ये सेल डिवीजन से संबंधित होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों। न्यू क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सीखने और बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड स्पीकिंग? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या फिर पोन्स वेरेली? ठीक है, तो मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो सीखने और बोलने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये निभाता है हमारा सेरेबेलम जो होता है ये निभाता है। न्यू क्वेश्चन है, शरीर में निर्जलीकरण डैश नुकसान के कारण होता है? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। डिहाइड्रेशन इन द बॉडी, इट इज द कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर, ब्लड, स्पर्म या फिर हंगर? तो निर्जलीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये पानी के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर्ड युवा शारीरिक परीक्षण का एक आइटम है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ ऑफर्ड यूथ फिजिकल एग्जामिनेशन? पुल अप, सिट अप, शटल रन या फिर ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, तो यहाँ पे आइटम की पूछी जा रही है बात, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, पुलअप्स भी होता है, सिटअप भी होता है, शटल रन भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट क्या बोलते हैं? में कुल कितने आइटम होते हैं? ऑफर्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में कितनी पानी की बाधाएं होती है, ठीक ना। हाउ मेनी वाटर ऑब्स्टिकल आर देयर इन 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट, 5, 7, 8 या फिर 10। तो स्टीपल चेस में जो पानी की जो बाधाओं की जो संख्या होती है वो कुल कितनी होती है, तो ये 7 होती है साथियों। न्यू क्वेश्चन है, किस प्रशिक्षण में बार बार प्रशिक्षण के बीच पूर्ण विश्राम अवधि दी जाती है, पूछा जा रहा है। इन विच ट्रेनिंग मेथड कंप्लीट रेस्ट पीरियड इन इज गिवन बिटवीन रिपीटेड ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेट ट्रेनिंग, रिपीटेशन ट्रेनिंग या फिर नन ऑफ दीज, ठीक ना। तो बार बार किसी ट्रेनिंग में क्या बोलते हैं, पूर्ण विश्राम की अवधि दी जाती है, तो ये होती है रिपीटेशन ट्रेनिंग में होती है। ओके साथियों, न्यू क्वेश्चन है, नल हाइपोथेसिस में क्या माना जा सकता है, व्हाट कैन बी कंसिडर्ड इन टैप हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ठीक ना। There is a difference between the two means, there is difference between the two groups, there is no difference between two groups, none of these। तो नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता है दो ग्रुपों में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाने में डैश की अहम भूमिका निभाई है, इन पॉपुलराइजेशन जिम्नास्टिक डैश हैज इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, रूस, जर्मनी, जापान या फिर स्कैंडिनेविया। तो जिम्नास्टिक की जो सबसे अहम भूमिका रही है यह जर्मनी की रही है, ठीक है, जैसे जर्मनी और जैसे जिम्नास्टिक याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। और किसका रोल था, फ्रेडरिक लुडविग जान का। न्यू क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की शुरुआत में किसने अहम भूमिका निभाई थी, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बिगनिंग ऑफ एशियन गेम्स, राजा भालेंद्र सिंह, दोराब जी टाटा, गुरुदत्त सोंडी या फिर नन ऑफ दीज। तो एशियाई खेलों में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यह गुरुदत्त सोंढी ने ये निभाई थी। एशियाई खेलों की बात हो रही है, ठीक ना। पहले एशियाई खेल कब हुए थे, इसका मोटो क्या है, और ये सब सारी चीजें पूछता है अक्सर एग्जाम में साथियों। तो चलिए मिलते हैं जल्दी हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ। आज कुल हम लोगों ने 25 MCQ क्वेश्चन को कवर किया है इस वीडियो में। आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके एक बार बताइएगा, और इस साल को आप सभी लोग हंसते हंसते मस्ती के साथ विदा कीजिए, ठीक है, जितना भी हो सके अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ज्यादा उत्साह के साथ न्यू ईयर के चक्कर में कुछ गलत मत करिएगा, जो भी करिएगा अच्छे तरीके से करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि एक नया आने वाला साल है 2026। तो उस साल में 2026 में आप सभी लोग अपने लिए एक न्यू प्रण और रण के साथ, कुछ नया करने के साथ, दृढ़ शक्ति के साथ कुछ नया करिएगा, ठीक है। आपकी सबकी एक ना एक इच्छाएं होगी, एक ना एक मन में जागृति होगी कि आप कुछ नया करेंगे, ठीक है। तो जरूर करिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जल्दी, और इस साल को अलविदा कहते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको जरूर मिले साथियों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल साथियों, बाय बाय 2025।